महानगर वासियों को दीपावली में क्या कहना चाहते हैं? मैं समस्त झांसी के सम्मानित महानगर वासियों को इस दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये अनुरोध भी करता हूं कि जिस तरीके से लगातार हम पिछले 6-7 महीने से कोरोना की इस महामारी से लड़ते आए हैं, सभी के सहयोग से दीपावली पे भी हम उन सब नियमों का पालन करें ताकि आने वाले समय में हम इसको और बेहतर तरीके से हम कोरोना को झांसी शहर में हराने का काम कर सकें। एक बार पुनः मैं पूरे परिवार को और सभी हमारे शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राहुल जी, एक बात पूछना, क्योंकि आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा से, मैं जानना चाहता हूं कि आगे भविष्य में क्या आप युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है कि जो भी जिस भी वो क्षेत्र में अपना प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर निरंतर वो काम करते रहें और जिस तरीके की परिस्थितियां और स्थितियां देश में चल रही हैं पिछले 4-5 साल से, और जिस तरीके से खासतौर से युवाओं में जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि उनको जो आने वाले समय में एक अनिश्चितता दिख रही है वो रोजगार को लेकर दिख रही है, तो मैं सभी हमारे झांसी के जो नौजवान साथी हैं उनसे ये अनुरोध भी करूंगा और साथ ही ये मुझे लगता है कि सारे युवाओं को अपने भविष्य को देखते हुए प्लानिंग भी करनी चाहिए कि कैसे वो आगे आने वाले समय में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। और जिस तरीके से सरकारों की ये जो सरकार है इसकी गलत नीतियों की वजह से लोगों को अपने रोजगार खोने पड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में काफ़ी मुझे लगता है कि लोगों को और ख़ासतौर से युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का इतिहास झांसी का रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है झांसी के युवा और नौजवान इस मुश्किल समय में एक योद्धा की तरह लड़कर आगे सामने आएंगे और जिस तरीके से वो अपने अपने रोजगारों में जो भी कठिनाइयाँ या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर वो उनसे उभरने का काम करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से भारत देश का निजीकरण किया जा रहा है, हर एक कंपनी का निजीकरण किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं रेलवे का बहुत सारे इन्होंने पार्केट्स बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हर कंपनी का निजीकरण करने से क्या लगता है आपको भविष्य कहाँ चला जाएगा? भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो एक संविधान बना हुआ है और मतलब भारत की एक ताकत थी, जैसे BHL हुआ, BSNL हुआ, रेलवे हुआ, ये पहचान थी हमारे पूरे भारत की, पूरे विश्व में। अब धीमे धीमे अगर सेल हो जाएगा तो फिर नौकरी वगैरह कैसे क्या मिलेगी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत और कुछ खास लोगों को इस देश के इस पूरे देश की जो आर्थिक जो नीतियां हैं और या जो आर्थिक फायदे पहुंचाने के लिए जो ये सारा एक पूरा षड्यंत्र चला जा रहा है, उसके तहत जो आने वाली हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज होती हैं, जिस तरीके की जो सरकारी नीति बनती हैं, वो कहीं ना कहीं अगर एक नीति 5 साल में तैयार होती है, लागू होती है, तो उसका आने वाले भविष्य के 25 सालों पर असर पड़ता है। और यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और यहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती थी, तो जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो उनकी एक सोच थी और जिस तरीके का उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के तहत एक नींव रखी अलग अलग संस्थानों की, और जो संस्थान लगातार दिन पर दिन कई सालों में एक ऐसी स्थिति में पहुंच पाए कि वो नवरत्न कंपनियां भी यहाँ पर स्थापित हुई, और ख़ासतौर से रेलवे हुआ या BSNL हुआ या हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ, ये ऐसे बहुत सारी ऐसे संस्थान थे जिन्होंने देश को स्वयं प्रोडक्शन करने की ताकत प्रदान की। और यहीं पर जब हमारा प्रोडक्शन होने लगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो BHEL में हो या पावर प्लांट्स के माध्यम से हो या डैमों का निर्माण हो, तो ये एक बहुत ही एक विस्तृत काम था जो कहीं ना कहीं उसमें 10-20 साल लगे, जिसको हम नींव के तौर पे देख सकते हैं। और जब लगातार ये काम होते रहे और आने वाली सरकारों में ने और उनके नेताओं ने उसमें अपना एक योगदान दिया, और कहीं ना कहीं हम 50-60 साल बाद एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़ती तेजी गति से अर्थव्यवस्था के दौड़ में हम शामिल थे। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी ने जब फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए जो उदारीकरण की नीति लागू की थी, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए पूरे विश्व भर में रहा, जहाँ पे हम लगभग 9% की ग्रोथ रेट से बढ़े। और एक ऐसा भी समय आया कि जब हमें इस पूरे विश्व में आने वाले 5 साल में एक सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। और 2014 में जहाँ हम खड़े थे लगभग 7 से 8% हमारी ग्रोथ रेट थी, और आज आप देख सकते हैं कि 5 साल 6 साल के अंदर आते आते इतना कुछ बेचने के बावजूद भी जिस तरीके से मोदी सरकार ने जहाँ 50% का भी ये विरोध करते थे
प्राइवेटाइजेशन का। और आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि डिफेंस जो हमारा एक बहुत ही, हम कहते हैं कि एक सीक्रेटिव या एक इस तरीके का एक डिपार्टमेंट होता है कि उसकी एक अपने मापदंड होते हैं, उसमें सुरक्षा के नियम कानून होते हैं, उसको भी पूरा 100% निजी हाथों में देने का जो एक फॉर्मूला लागू किया है। चाहे वो एयरपोर्ट्स की बात हो, जहां हम एक गौरव मानते थे कि भारतीय सरकार के अधीन होते थे, आज अंबानी और अडानी और अन्य कंपनियों के नाम के आपने देखा होगा कि लखनऊ में बोर्ड भी लग गए हैं, उनके पास 50-50 साल के लिए एयरपोर्ट इस तरीके से दे दिए गए हैं। तो चाहे सरकारें हो या कोई एक व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो या किसी भी व्यक्ति के रूप में हो, वो एक क्षण के लिए आता है, कुछ साल के लिए आता है, लेकिन जो उसकी नीतियां होती हैं अगर वो गलत बना जाता है तो कई आने वाली पीढ़ियां उसका भुगतान करती हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे वो रोजगार के अवसर प्रदान करने का मामला रहा हो, जहाँ 2 करोड़ रोजगारों की एक वादा किया गया था कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक है। और आने वाले समय में हमारे देश के नौजवान अगर इससे जल्दी से जल्दी नहीं उभर पाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कई पूरे दशक के हिसाब से उसका भुगतान करना पड़ेगा, और कोई एक व्यक्ति की या एक सरकार की गलत नीतियां या तानाशाही रवैये का भुगतान पूरे देश को आने वाले समय में करना पड़ेगा।